हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम गुरुत्वाकर्षण के सेकंड पार्ट को लेके आए हैं। आपने हमारे पिछले जो वीडियो था उसमें देखा होगा कि केपलर की ग्रहों की गति से संबंधित नियम, हमने तीनों नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। यदि आपने अभी तक उस पार्ट को अगर नहीं देखा है, पिछले वाले को, तो एक बार उस पर ज़रूर विजिट करके उसको देख के ज़रूर आएँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसका जो कॉन्सेप्ट दिया था मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूटन ने दिया था, और हमने ऑलरेडी इसके बारे में कुछ डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर भी हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ क्या था, एक सेब का पेड़ था जैसा कि बताया जाता है। अब सेब के पेड़ से क्या हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, कि न्यूटन है जो कहाँ बैठा हुआ था, न्यूटन बैठा हुआ था सेब के पेड़ के नीचे। मेरे प्यारे दोस्तों, यह पेड़ के नीचे बैठा था। अब देखो, जब ये पेड़ के नीचे बैठा था तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ एक सेब आके गिरा। सेब आके गिरा तो न्यूटन है जो सोचने लगा कि ये जो सेब है नीचे की ओर ही क्यों गिरा था, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसने जब विचार किया तो उसने ये बताया, इससे निष्कर्ष निकाला और एक नियम दिया था, जिस नियम को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। इस नियम को न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड का जो प्रत्येक कण है एक दूसरे कण पर आकर्षित करता है, यानी कि अट्रैक्ट करता है। एवरी पार्टिकल है अट्रैक्ट टू अदर पार्टिकल्स। तो इसने जो नियम दिया था मेरे प्यारे दोस्तों, उसी को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण का बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण का मीनिंग मेरे प्यारे दोस्तों किसके कारण होता है, कल भी बताया था हमने ऑलरेडी, मास प्लस अट्रैक्शन, यानी कि मास प्लस में क्या होता है, अट्रैक्शन। मेरे प्यारे दोस्तों, मास प्लस अट्रैक्शन का मीनिंग है कि द्रव्यमान के कारण कोई अन्य वस्तुओं को अगर आकर्षित करता है तो वह हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब यहाँ पर जब हम इस बल के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में क्या लिया जाता है, एक पृथ्वी लिया जाता है। एक पृथ्वी क्या है, एक पिंड की भांति व्यवहार करता है, एक वस्तु की भांति, और एक कोई है वस्तु दूसरी, ये हमारे पास हो गई वस्तु। तो यहाँ पर दो द्रव्यमान हो गए, एक कैपिटल एम यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, और ये एक स्मॉल एम मान लेते हैं, कोई भी वस्तु, एनीथिंग, कोई भी वस्तु है। तो यह पृथ्वी है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। तो आकर्षण का जो ये गुण होता है, क्लियर है, आकर्षण का गुण, यही क्या कहलाता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आकर्षण का बल लगाता है। और आकर्षण का जो गुण है वो क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो हमें पता चल गया कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती है, एक अन्य दूसरे कण को या दूसरी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। लेकिन आकर्षण का ये जो बल होता है, इसका परिमाण कितना होता है, इसकी दिशा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मान कितना होता है, इसके बारे में मेरे प्यारे दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। तो न्यूटन ने बताया गुरुत्वाकर्षण बल। अब आपको पता होना चाहिए कि गुरुत्व प्लस आकर्षण, गुरुत्व मास का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों गुरुत्व, गुरुत्व का मतलब होता है द्रव्यमान, गुरुत्व प्लस आकर्षण, ये क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, आकर्षण। अब देखिए, गुरुत्व प्लस आकर्षण, गुरुत्व प्लस आकर्षण। अब देखो, हम इसका मान निकालना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि इसका जो वैल्यू है वो कितना बनने वाला है, एग्जैक्ट, यानी कि जो वैल्यू बनेगी कि किसी भी पिंड पर लगने वाला जो बल है उसका मान कितना होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं तो अब देखिए, ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन ने जो नियम दिया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, यानी कि जो वैल्यू होता है, परिमाण होता है बल का, वो कितना होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या होते हैं, दो मास होते हैं, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर, जिनमें एक का द्रव्यमान कितना m1 है, एक का द्रव्यमान कितना ले लेते हैं हम, m2। यदि दो पिंड हमारे पास हैं और इनके द्रव्यमानों के केंद्र से इनकी जो दूरी है, इनके मध्य की दूरी है, वो कितनी मान लेते हैं, r, ये दूरी हो गई दोनों के मध्य की। अब देखो, इस नियम के अनुसार क्या है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक कण अन्य कणों को आकर्षित करता, आकर्षण का क्या लगाता है, बल लगाता। आकर्षण के बल के मतलब है कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आकर्षित कर रहे हैं, ये आकर्षण का फोर्स हो गया। अब इस बल का जो परिमाण है, यानी कि बल का जो मान है, वह कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि आकर्षण जो बल है, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। देखो, दो द्रव्यमान है m1 व m2, इन द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती, यानी कि m1 मल्टीप्लाई m2।
वह उनके केंद्रों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो इनके दोनों को मिलाने वाली रेखा, यानी कि इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, आर, यानी कि इनके केंद्रों के मध्य की दूरी कितनी है, आर। आर जो दूरी है इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो दूरी दूरी कितनी है, आर, और आर का वर्ग और उसका व्युत्क्रमानुपाती हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो यह जो बल है मेरे प्यारे दोस्तों, इस वस्तु पर इसके कारण बल लग रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है, और सेकंड वाली पर पहली वाली के कारण बल लग रहा है। यदि यह बल हमारे पास में इसको निकाला गया है तो ये दोनों बल क्या होने चाहिए, समान होंगे। लेकिन अभी हम इसको सोल्व करते हैं। देखो अगर इसको हम एक ही फॉर्म में लिखना चाहें मेरे प्यारे दोस्तों, तो वह कैसे लिखा जाएगा, एफ समानुपाती हमारे पास में बनेगा m1 m2 अपॉन में वैल्यू बनेगी हमारे पास आर स्क्वायर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं और एक समानुपातिक नियतांक आता है जिसका नाम होता है जी, और जिसको कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों ये वैल्यू हमारे पास m1 m2 अपॉन कितना बन जाता है, आर स्क्वायर। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी कि यह वैल्यू कितनी बन जाती है, m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो बल है F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है। किसके द्वारा दिया गया है, ये न्यूटन के द्वारा। और न्यूटन ने क्या कहा कि ये जो आकर्षण बल है दो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जो स्क्वायर डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आया है जी, इसको क्या कहा जाता है, बल नियतांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बल नियतांक या फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है, नियतांक। अब देखो ये जो बल नियतांक है इसको कौन सा बल नियतांक कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहा जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब देखो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो मान होता है वो होगा 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के क्या होगा 11। इसका मात्रक कितना होगा, मात्रक होगा मेरे प्यारे दोस्तों न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई होगी। इस नियम को एक बार फिर से देखो, यदि दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, बल जो है वो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर है गुरुत्वाकर्षण बल का सदिश निरूपण। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल का सदिश निरूपण क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, हमें पता है, हम जानते हैं कि बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, यानी कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सदिश का मतलब होता है स मतलब सहित, स प्लस में क्या होता है दिश, स प्लस दिशा। अब देखो इसका मतलब होता है सहित, यानी कि किसके साथ, यानी कि परिमाण है जो किसके साथ होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, किसके साथ होना चाहिए, दिशा के साथ। किसके साथ होना चाहिए, दिशा। ऐसे भौतिक राशियां जिनको मेजर करने के लिए, मापने के लिए किनकी आवश्यकता पड़े, दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें क्या कहा जाता है, सदिश कहा जाता है। तो हमें भी इसका क्या करना है, सदिश निरूपण करना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों जब हम इसका सदिश निरूपण करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, सदिश निरूपण करते हैं तो सदिश निरूपण के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है। अब देखो हम कैसे सदिश निरूपण करते हैं, तो आपको एक छोटा सा हम आइडिया देते हैं कि हमारे पास में मान लो ये द्रव्यमान है m1, एक अन्य द्रव्यमान हो गया m2। माना दो द्रव्यमान है m1 m2, इनको मध्य को मिलाने वाली रेखा जो है वो कितनी है हमारे पास में 1, और ये हो गया कितना हो गया 2। तो ये जो मोड है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि इनका जो परिमाण r12 बनेगा या फिर कितना बनेगा r21 बनेगा। इनके मध्य की जो दूरी है वो कितनी बनेगी, r12 या r21 बनेगी। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो है हमारे पास कौन सी बॉडी है 1, और ये वाली कौन सी है 2। बताइए
पहली वाले पिंड पर जो बल लगेगा वो बल कितना लगेगा, गुरुत्वाकर्षण का बल किसके कारण, 1 पर किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण। कैसा बल है, आकर्षण का। लेकिन दूसरे वाले के कारण जो बल लगेगा वह है बल हमारे पास में कितना, 2 पर लग रहा है, और कितना किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण। ये बल इतना लग गया। अब देखो हमें क्या करनी है, इसको इनकी दिशा के साथ लेना है। तो हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं। अब एक चीज़ और देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जब 1 पर आपको पता होना चाहिए क्या, हम एक बिंदु हमारे पास में ये ए है, क्लियर है, और ये एक बिंदु हो गया बी। यदि मैं ए से बी पर जाता हूँ, आपको ए से बी पर जाता हूँ, मैंने ये रिप्रेजेंटेशन कर दिया, क्या यह मान बी और ए वेक्टर के समानुपाती या बराबर होगा क्या। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या ये बराबर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ए से बी जा रहे हैं लेकिन यहाँ बी से ए, बी से ए यानी कि दिशा विपरीत हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। दिशा विपरीत हो गई तो नेगेटिव साइन आएगा, इसको आप अच्छे से समझ लेना। इसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो मोड होता है, परिमाण होता है, वो केवल धनात्मक राशि को व्यक्त करता है, उसके मान को, उसकी दिशा को व्यक्त नहीं करता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों यदि है R12 होता या तो ये माइनस ऑफ R कितना हो जाता, 21 हो जाता। मेरे प्यारे दोस्तों आपको यह बात समझनी चाहिए। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, मैथमेटिकल प्रूव करते हैं। अब देखो हमने बल निकाला मेरे प्यारे दोस्तों F12 जो बल निकालेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, Gm1m2 अपॉन कितना बनेगा हमारे पास में R12। अब ये तो है हमारे पास में R12 का स्क्वायर, तो बन गया मोड धनात्मक राशि, लेकिन इसकी दिशा रिप्रेजेंट करने के लिए 1 से 2 की ओर, तो ये हमारी क्या बन गई, कैप। आई कैप का मतलब इकाई सदिश है, केवल दिशा को व्यक्त करता है। अब देखो नेक्स्ट हम लेते हैं ये समीकरण, इसको मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 1। ये हमने इसी तरीके से पिंड 2 पर, किस पर, 2 पर किसके कारण, एक के कारण जो बल लगता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे करेंगे, कैपिटल G m1 m2 दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल बटे में दूरी हमारे पास में 2 1, ये इसका स्क्वायर बना। लेकिन यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों R21 कैप आएगा, और इसको समीकरण नंबर हम क्या दे देते हैं, 2। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों समीकरण 1 व 2 से, और ये जो हमारे पास में है वैल्यू, इससे हम क्या करते हैं, इनका मान रखते हैं यहाँ पर। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों 1 व 2 से क्या करते हैं, 1 व 2 में ये वाला जो मान है और ये वाला जो मान है Gmm1 वाला, दोनों में बराबर है, समान है। लेकिन R12 कैप और R21 कैप दोनों बराबर तो हैं लेकिन एक दूसरे के विपरीत हैं। इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों के मान तो बराबर हैं समीकरण 1 2 के, लेकिन वो एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, विपरीत हो रहे हैं। तो विपरीत होने के लिए हम क्या कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इनको ऐसे लिख सकते हैं कि R12 वेक्टर इजिकल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि एक्शन रिएक्शन का नियम। यानी कि बल है जो परिमाण में तो समान होते हैं परंतु उनकी दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है। इसी को न्यूटन का तृतीय नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि थर्ड जो नियम होता है, तृतीय नियम, वह कौन सा होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। अब देखो बल जो परिमाण में तो समान है, क्लियर है, किस में समान है, मात्रा, यानी कि उनका जो वैल्यू है वो तो 5-5 न्यूटन है दोनों, लेकिन एक की दिशा 1 से 2 की ओर है, लेकिन दूसरे वाले की दिशा 2 से 1 की ओर है। तो यानी कि बल परिमाण में समान और दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो यह इसका क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, सदिश निरूपण हो गया। अब देखो एक यदि हमारे पास में एक टर्म और होती है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि एक से अधिक बल हैं, बहुत अधिक बल हैं, एक से अधिक बल लग रहे हैं किसी, जैसे यहाँ पर मान लो एक वस्तु रखी है, यहाँ दूसरी है, यहाँ हो सकता है कोई तीसरी है, यहाँ चौथी है, तो एक निश्चित ऑब्जेक्ट से इन सभी की दूरियां क्या हैं, मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये वाला कितना हो गया हमारे पास में R3, क्योंकि ये बल M3 रहा होगा।
ये हमारे पास में m2 है, तो यह बल हमारे द्रव्यमान m1 रहा होगा। तो इन सभी के कारण जो इसमें एक मान निकाला जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, वह किसके कारण निकलता है? अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार। और अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है कि सभी बलों का जो बीजगणितीय योग है वह क्या रहता है? उसके समेशन के बराबर रहता है, नेट फोर्स सदिश योग के तुल्य रहता है प्रत्येक के कारण लगने वाला। तो एफ नेट है जो कितना रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? एफ नेट है वो दिशा सहित किसका? F1 का बल कितना बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों? एक मिनट मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं। तो यह बल हमारे पास में कितना बना? F1 एफ वेक्टर बराबर यानी कि एफ नेट बराबर कितना होता है? ध्यान से देखो, यह बल हमारे पास होता है F1 यानी कि F1 वेक्टर प्लस में F2 के कारण बल प्लस में F3 के कारण बल, इसी तरीके से एंड सोन, यानी कि क्या होता है? प्रत्येक के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के क्या होता है? तुल्य होता है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब ये देखो, जी के निर्धारण के लिए जो जी है हमारे पास में, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसका मान हमें क्या करना है? निकालना है। और यह किसने निकाला मेरे प्यारे दोस्तों? हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश वही व्यक्ति है जिसने क्या किया था? हाइड्रोजन की खोज की थी। तो हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया? मान निकाला। मान कैसे निकाला? इसके पीछे ध्यान से देखो। इसने क्या लिया? एक मासलेस स्ट्रिंग को लिया और इस पे एक कांच की छड़ को ऐसे लगा दिया। एक कांच की छड़ लगा दी, कांच की छड़ पे दो छोटे छोटे द्रव्यमान लगा दिए। ये द्रव्यमान ये हो गया और एक द्रव्यमान ये हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। दो द्रव्यमान लगा दिए। अब इन द्रव्यमानों को ध्यान से देखो। इन द्रव्यमान के मध्य की जो दूरी है मेरे प्यारे दोस्तों, वो दूरी कितनी है? इसने ले ली L। इन दोनों द्रव्यमान यानी कि इस छड़ की लंबाई कितनी है? L। अब इसने, अभी हम गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ के आए मेरे प्यारे दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक कण दूसरे अन्य कण पर क्या लगाता है? एक बल लगाता है। अब हमने क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पर क्या कर दिया कि दो अन्य द्रव्यमान लेके आए जो कि इन द्रव्यमानों से क्या है? थोड़े से बड़े हैं। ये इन थोड़े से इनसे क्या है? बड़े हैं। एक द्रव्यमान इधर लाए और एक द्रव्यमान मेरे प्यारे दोस्तों इधर लाए। ये दोनों द्रव्यमान, इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो है कितनी है? R है। यहाँ पर भी ये दूरी कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? R है। अब ये बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप जरा सोचो, एक द्रव्यमान ये, दूसरा ये, इसी तरीके से एक द्रव्यमान ये, दूसरा ये, क्या इन दोनों के मध्य बल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ऑब्वियसली बल लगेगा। और बल कौन सा लगेगा? गुरुत्वाकर्षण का बल। हमें पता है बल का मान कितना होता है। गुरुत्वाकर्षण के बल का मान होता है मेरे प्यारे दोस्तों G कैपिटल M। अब देखो, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं स्मॉल m और इसको मान लेते हैं कैपिटल M। इसी तरीके से ये समान मान है तो ये कैपिटल M बनेगा। तो हमने क्या किया? G कैपिटल M स्मॉल m बटे में दोनों द्रव्यमानों के मध्य दूरी कितनी है? स्मॉल r। स्मॉल r का क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 बना दिया। अब देखिए होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों बलों के मध्य क्या लगा? आकर्षण। आकर्षण का जो बल है उसका जो मान बना मेरे प्यारे दोस्तों, वह मान कितना बना? अब आप जरा देखो, इसमें यह मान है जो इस पे जब बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में बल लगा और वह बल कितना लगा? F लगा। इसी तरीके से इस पे बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और बल कितना लगा मेरे प्यारे दोस्तों? F लगा। अब आप जरा सोचिए कि यह कंडीशन कुछ आपको इस तरीके की नज़र नहीं आ रही है कि दो सिरों पर यानी कि किसी भी छड़ के दो सिरों पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। और बल का परिमाण तो समान है लेकिन उनकी दिशा क्या है? विपरीत है। इसका मतलब है कि यह क्या बन गया? एक युग्म बन गया होगा। और युग्म बनने का कारण है कि कपल बन गया, यानी कि कपल जब बन जाता है तो वहाँ क्या लगता है मेरे प्यारे दोस्तों? टॉर्क लगता है। अब ये देखिए, हमने दृढ़ पिंडों की गति में पढ़ा था ये,
तो ये जब क्या करेगा, ये वाला बल तो इसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, और ये वाला इसको, यानी कि इस इट मीन्स इसके अंदर क्या हो जाता है, एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। और उस टॉर्क का जो मान है मेरे प्यारे दोस्तों, वह कितना होता है, टॉर्क का जो मान है वह बल गुणा में क्या होता है, विस्थापन। तो हम यहाँ पर निकालते हैं टो बराबर क्या होता है, बल गुणा में क्या होता है, सॉरी, बल गुणा में बलों के मध्य की लंबवत दूरी। तो लंबवत जो दूरी है मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी कितनी है, बल तो हमें पता है एफ है, यानी कि कितना वैल्यू बन रहा है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में कितनी है, आर स्क्वायर, और लंबवत दूरी दोनों के मध्य की कितनी है, एल। तो ये हमारा क्या बन गया, टॉर्क। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 2। ये हमारे पास में बल आघूर्ण है, क्या है, बल आघूर्ण। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये घूमता है, घूमेगा, तो ये जो हमारे पास में रस्सी है, इसके अंदर क्या हो जाता है, टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। टॉर्क क्योंकि इसमें ऐंठन उत्पन्न होगी, और जब ऐंठन उत्पन्न होगी तो ऐंठन कितनी उत्पन्न होगी, वही हमें क्या करना है, निकालना है। यदि इसका जो हमारे पास में दृढ़ता गुणांक है वो कितना है, या ऐंठन गुणांक जिसे कहा जाता है, यदि ऐंठन गुणांक कितना है, सी है, और इसके मध्य जो ऐंठन जो विस्थापन आया, कोणीय विस्थापन, वो यदि थीटा है, तो हमें पता है कि बल आघूर्ण, इसके अंदर भी जो रस्सी है इसमें बल आघूर्ण जो उत्पन्न हुआ है, टो समानुपाती थीटा होता है, या फिर इसको कहा जाए टो बराबर कितना हो जाता है, सी थीटा। यह है हमारी समीकरण नंबर कितनी हो जाती है, 3। यदि इसका ऐंठन गुणांक कितना है, सी, जिसको हमने प्रत्यास्थता वाले चैप्टर में पढ़ा था मेरे प्यारे दोस्तों, और यह हमारे पास में कौन सा होता है, यानी कि कोणीय विस्थापन कितना हो गया, थीटा, यानी कि बल आघूर्ण कोणीय विस्थापन के समानुपाती होता है, या विकृति के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये सी थीटा बना। अब समीकरण ये 3, समीकरण 2 व 3 से, जो समीकरण मेरे प्यारे दोस्तों 2 व 3 से हम जब निकालेंगे मान, समीकरण कौन कौन सी, 2 व 3 से, तो समीकरण 2 वह हमने किसका उपयोग किया है, 3 का। देखो समीकरण 2 से वैल्यू बनेगी हमारे पास में जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर, बराबर कितना हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, सी थीटा। तो क्या हम यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों जो जी है उसका मान का परिकलन नहीं कर सकते क्या, जी बराबर हमारे पास में सी थीटा आर स्क्वायर, एक एल और रह गया यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, सी थीटा आर स्क्वायर अपॉन में जो वैल्यू बनेगी कैपिटल एम स्मॉल एम इंटू में एल। तो हम यहाँ से जी के मान का परिकलन कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इन सभी मानों को, एम हमें पता होगा, स्मॉल एम पता होगा, इन दोनों द्रव्यमानों के मध्य की दूरी यानी कि एल पता होगा, सी यानी कि इस रस्सी का ऐंठन गुणांक पता होगा, और ये हम मेजर कर लेंगे कि यह कितना डिग्री टिल्ड हुआ है। कितने डिग्री का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ये घूमा तो ये इस पोजीशन में पहुंच गया होगा, ऐसे पहुंचा होगा, और ऐसे पहुंचा है तो ये अपनी वास्तविक स्थिति से कितना डिग्री पे चला गया, थीटा डिग्री। तो थीटा का मान हमें पता चल जाता है, और उस पदार्थ का ऐंठन गुणांक पता है, आर इन दोनों बलों के मध्य की दूरी पता रहेगी हमें। तो सारे मान जब इसमें रखेंगे तो इसका जो मान है मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना आएगा, जी बराबर मान रखने पर, सॉरी सारी वैल्यूज रखने पर 6.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वैल्यू है हमारे पास में, इसका मान किस तरीके से निकला ये आपने अभी देख ही लिया, लेकिन यदि हमने क्या करते हैं यहाँ पर इसके सभी मानों को निकाला, ये क्या होता है, एक नियतांक होता है, और जब नियतांक होता है तो इस नियतांक की एक निश्चित वैल्यू होती है मेरे प्यारे दोस्तों। अब उस निश्चित वैल्यू का जो मान है वो किस तरीके से निकलता है वो देखते हैं। अब निश्चित वैल्यू का जो मान था, अभी अभी आपने देखा जी बराबर जो वैल्यू बना हमारे पास में वह कितना बना था, जी का मान बना था, बार बार इसको याद कर लीजिए, जी बराबर पूछा जाता है एग्जाम में, 6.67 इंटू में 10 की पावर कितना होता है, माइनस के 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। किसने खोज किया, हेनरी कैवेंडिश। कौन था मेरे प्यारे दोस्तों, हेनरी कैवेंडिश ने। ये कौन हो गया, कैवेंडिश ने, ये हेनरी कैवेंडिश ने इसका मान निकाला। कैसी राशि होती है, अदिश होती है, क्योंकि ये क्या है, नियत है, अदिश है।
क्या है, किसी मान पे निर्भर करती है? यह है वस्तु के आकार, आकृति आदि पे निर्भर नहीं करती किसी पे, ये क्योंकि नियत है। कैसी है राशि? नियत है। नियता जो वैल्यूज होती हैं वो निर्भर नहीं करती हैं। अब देखो, ये होने के बाद में इसका जो मात्रक है, मात्रक तो आपको लिखा ही दिया। मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये कितना बनेगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब इसकी वीमा की बात कर लेते हैं। तो वीमा जो होगी मेरे प्यारे दोस्तों, वीमा यानी कि डायमेंशन जो फॉर्मूला है, डायमेंशन सूत्र बनेगा, वह कितना बनेगा? ये देखिए, डायमेंशन सूत्र बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों m-1 L3 इंटू T-K2। देखो कैसे बना, इसके पीछे देखते हैं हम किस तरीके से बना। देखो ऊपर हमें पता है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ क्या लिखा हुआ है? न्यूटन। क्या लिखा हुआ है? न्यूटन। इनटू में है वैल्यू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब देखो, न्यूटन का जो फॉर्मूला होता है, विमीय सूत्र होता है, न्यूटन मतलब बल, बल का होता है m1 L2 और होता है T-2। मीटर का कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? L2। किलोग्राम है तो द्रव्यमान है, यानी कि इसका क्या बनेगा? m2। अब देखो ये गलत है, m1 होगा इसका, m1 L1 T-2 बल का। अब देखो m2 जो है ऊपर जाएगा -2 और यहाँ -1 है, तो ये -2 है और ये है -1, तो ये क्या होगा? कैंसिल आउट होगा और यहाँ कितना बनेगा? -1। L1 में 1 और ये 2 मिलके कितना बनाएंगे? L3 बनाएंगे। और ये T- कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? कितना है? 2। एक हम डायमेंशन के ऊपर यानी कि मात्रक एवं विमीय सूत्र के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे, बहुत ही बेहतरीन वीडियो। तो इसका जो मात्रक विमीय सूत्र बना m-1 L2 T-2 बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। अब हम जल्द ही नेक्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के ऊपर एक नई वीडियो लेके आएंगे जल्द ही, यानी कि जी के मान का परिकलन या जी कैसे होता है और दोनों में कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है, दोनों के मानों में क्या अंतर होता है, इन दोनों का मान कितना कितना होता है, किन किन चीज़ों पे निर्भर करते हैं, उसको हम जल्द लेके आएंगे पार्ट 3। अब पार्ट 3 का आप इंतज़ार कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, पार्ट 3। और जल्द आपसे मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए रखिए। अब आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।